तो पेज नंबर 18 पे जो पहला सवाल आ रहा है वो रिडबर्ग फॉर्मूला पे बेस्ड है, एंड वी ऑल नो रिडबर्ग फॉर्मूला वो 1/λ इक्वल्स टू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर है, जिसमें जो n1 है और जो n2 है वो कौन है? n1 है जहाँ पे आएगा और n2 है जहाँ से आएगा। n2 का मतलब है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है और वहाँ से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। उसमें बोला वेवलेंथ निकालनी है किसकी? फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस की इन अ लाइमन सीरीज। फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन के मतलब हो गया लाइमन के लिए 2 से लेके 1, 3 से लेके 1, 4 से लेके 1 एंड 5 से लेके 1। तो 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी और चारों स्पेक्ट्रल लाइंस की 4 वेवलेंथ निकलेंगी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया वैसे तो ये। तो सवाल में क्या बोला गया कि लाइमन सीरीज के स्टार्टिंग के 4 स्पेक्ट्रल लाइंस, बिकॉज लाइमन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट में आना, और फर्स्ट ऑर्बिट में कहाँ से आ सकते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं या तो सेकंड से, या तो थर्ड से, या तो फोर्थ से, या तो फिफ्थ से, है ना। तो 1/λ तो पहला निकालेंगे, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1/4। यस और नो? बिकॉज ये हो जाएगा 1 में n1 स्क्वायर, बिकॉज ये हमेशा क्या रहने वाला है? n1, और ये क्या रहने वाला है? n2। तो 1 में फॉर्मूला याद है सबको, r 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। तो 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है कितना? 3/4। तो 3r/4। तो ये जो लेमडा, लेट सपोज 1 बोल देता हूँ मैं इसको, तो लेमडा 1 कितना आ जाएगा? 4 में 3r। 1 में लेमडा 2 क्या आएगा? r 1 माइनस 1 में 9। समझ में आ रहा है क्या? 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 8r/9, यानी कि लेमडा कितना आएगा? 9/8r। फिर 1 में लेमडा 3 r 1 में 1 माइनस 1 में 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 15r/16, यानी कि लेमडा 3 की वैल्यू आ गई 16/15r। एंड लास्टली 1 में लेमडा 4 इज इक्वल्स टू r 1 माइनस 1 में 5 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 25। तो कितना बन जाएगा? 24r डिवाइड बाय 25। सो दिस बिकम्स लेमडा 4 इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 24r। तो ये मेरा आंसर है। तो वी आर लीविंग आवर आंसर्स इन कांस्टेंट, Rydberg constant. However, it is always advisable that you leave your answer in the perfect values after substituting the values of r. क्या वैल्यू होती है r की? 1.097 10 to the power। अगर टाइम थोड़ा सा कम रह गया एग्जाम में, what we'll do, we will use Rydberg's value as 1 into 10 to the power 7। एटलीस्ट थोड़ा तो पास पहुंचोगे, है ना, बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे। सो इट इज़ प्रेफरेबल। दीदी जगह ही नहीं बची लिखने की, जगह ही नहीं बचेगी लिखने की। सर आ जाएगा, चल लिख। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चों सब जिंदा हैं? प्लीज, हाँ, उसमें कोई डाउट आया है क्वेश्चन कराया जो? ठीक है। तो अगला सवाल ले लेते हैं बच्चों। अच्छा, लास्ट क्लास में जब स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाया था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी अपने से जस्ट अगली
यानी कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव वाले लेवल से जंप करके नीचे आएगी इलेक्ट्रॉन तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जब इन्फिनिटी से आएगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी यानी मिनिमम होगी। यानी जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, भाई देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इन अ बाल्मर सीरीज और अ लाइमन सीरीज और पार्शन और ब्रैकेट और पेफिन, और सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया, सीरीज नाम दिया। तो जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन है, फॉर एग्जांपल बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं, बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हैं। तो बाल्मर की पहली स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, 3 से 2। समझ में आ रहा है क्या, 3 से 2 मतलब क्या है कि थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ गया। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है, धूमकेतु, तुम बताओ बेटा। हाँ हाँ, क्लास में नहीं आया था तो ये भी फायदा नहीं आने का आज की क्लास में भी, सुबह इतना प्रेशर में आए हो यार। बताओ कोहली, तुम बताओ बेटा, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है। भैया बाल्मर सीरीज का मतलब का क्या है, 2 में आएगा। बाल्मर का मतलब क्या है, 2 में आएगा। 2 में कहां से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है। तो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है वो कौन सी बनी, तीसरी सी जो दूसरे में आया। भांग खाइयो कि सुबह, कहां पे आना है, 2 पे आना है, पहले ये तो बता। बल्मा है ना, बाल्मर सीरीज कहां पे लाना है इलेक्ट्रॉन, कहां से ला सकती है, 3 से ला सकती है, और 4 से, और 6 से, 7 से, 8 से। तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन बनी 3 से 2 की, दूसरी बनी 4 से 2 की। तो वैसे बोलेगा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बल्मा 5 से 2, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बल्मा, है ना। तो ऐसे वर्ड्स देगा वो आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है ना, समझे धेमगुदू, सही है बेटा। चलो तो पेज नंबर 18 पे जो दूसरा सवाल है वो करवा रहे हैं, पेज नंबर 18 पे ध्यान से सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पढ़िए, बड़ा सुंदर सा सवाल है। यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला क्या करना है, कैलकुलेट दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ that belonging to the Lyman and Balmer series, and in which region of hydrogen spectrum do the transition lies। और R की वैल्यू ये क्या रहा है, 1.097 नको, कितना 1.1 लो, 10 to the power 7 तो है ही ऑफ कोर्स। तो भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अच्छा जैसे मैं बता रहा था पीछे, इस वाले के लिए लेमडा की वैल्यू मैक्स होती है, और इस वाले के लेमडा की वैल्यू, जब भी जस्ट कॉन्जिक्यूटिव से ट्रांजिशन होता है, यहां से ट्रांजिशन 3 से 2 में आया, हाँ, या फिर 4 से 3 में आया। 4 से 3 में कौन सी सीरीज बोलते फटाफट, हाँ, पाशन, समझ में आता है। तो पहली जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रांजिशन है उसमें हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम वेवलेंथ होता है। अब इसने 2 निकालने को बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू लाइमन, तो बोलो जी फॉर लाइमन, ठीक है। लाइमन के लिए क्या होगा बोलो, लाइमन के लिए 2 से लेके 1 होगा, और बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए होगा 3 से लेके 2। तो 1 अपॉन में लेमडा मैक्स बोल देता हूं, ठीक है ना, इक्वल्स टू आर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और यहां पे भी लेमडा मैक्स, लॉन्गेस्ट लिखना हो लॉन्गेस्ट लिख लो, मैक्स लिखना हो मैक्स लिख लो। कितना आएगा ये, आर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर।
हाँ बेटा वैल्यूज बता दो, एवन बाबू जरा वैल्यूज बता देना। 36/, बड़ी गंदी वैल्यूज है। आर की वैल्यू नहीं डाली क्या? अरे वो कह रहे हैं आर की वैल्यू 1.1 × 10⁻7 डाल के बताओ है। इसका वैल्यू कितना आया सॉल्व करके? 1.1, 1.2, 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और यहां पे सॉल्व करके क्या आया लैम्डा मैक्स? 10⁻, ये भी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये भी मैक्सिमम वेवलेंथ। दोबारा बोलिए। लाइमन में मैथ्स है बेटा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 - 1/4 आएगा। दिस विल इवेंचुअली बिकम्स 3r/4। r की वैल्यू आपने 1.1 × 10⁻7 डाली तो 4/3.3। हाँ ठीक तो आ रहा लगभग लगभग। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ मतलब वो तो लैम्डा मैक्स निकलेगा ना बेटा, उल्टा कर दोगे तो 4/3.3 आ रहा है, मेरे ख्याल से यही आएगा वैल्यू। वन पॉइंट टू वन टू वन टू वन टू वन टू वन करके आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। सवाल दिया गया है बच्चों, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, नेक्स्ट पेज कौन सा है? ओके 19 नंबर है। द शॉर्टेस्ट और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट का मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। तो शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ लाइमन सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ओके बेटा, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? तो मैं लिख देता हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट कोरस्पॉन्ड्स टू कहां से कहां? इंफिनिटी से 1। दिस कोरस्पॉन्ड्स टू, इसके लिए जो लेमडा मैक्स है उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू दे रखी है 913.4 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा मिनिमम होगा, सॉरी लेमडा मैक्स नहीं, लेमडा मिनिमम, सॉरी लेमडा मिनिमम, बिल्कुल सही आपने कहा। सवाल में बोला गया कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वैसे सुनो, बिना इसकी वैल्यू जाने भी हम बाल्मर की शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, आर की क्या वैल्यू लिया ये नहीं पता था हमें कि 1.097 ली है या 1.1 ली है, या हो सकता है 10⁻7 ले लियो। तो ऐसे क्वेश्चन में इसे यूज किया करो, ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो ये किसकी है? ये है लाइमन की, सही है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो ये लाइमन सीरीज के लिए 1 में लेमडा मिन ऑफ लाइमन हो गया, ये 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 में इंफिनिटी का स्क्वायर है, यानी ये बन गया 1 में लेमडा मिन, और लाइमन लिख ही लेता हूं यहां पे, ये बन जाता है 1 में आर ओनली, सही है ना, 1 में आर। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 913.4। अब बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करा करो, सॉल्व नहीं किया करो। तो यहां पे भी क्या निकालनी है? शॉर्ट या शॉर्टेस्ट बोल सकते हो, वेवलेंथ लिमिट, एंड दैट विल कॉरस्पॉन्ड्स टू इंफिनिटी टू 2। सो 1 में लेमडा मिन ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू आर, हो जाएगा 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 में इंफिनिटी का स्क्वायर, ये बन गया r/4, सही है। ये आर ही लिखा है मैंने, देखो सही तो लिखा है, r/1 पाग क्या बात हो गई।
ठीक तो है? क्लासिक केस ऑफ टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट्स ओके। अब आर की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, बोलो ना। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? आर की वैल्यू आ गई, या फिर डिवाइड कर दो, है ना, एक ही बात है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और ये बाल्मर है, इसे इक्वेशन नंबर यहाँ से आप 2 बोल दो। लेमडा मिन ऑफ, ये एल है, लेमडा मिन ऑफ 1 अपॉन में लेमडा मिन ऑफ बाल्मर, इसे अपन R/4 बोल रहे हैं। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस। वैसे बिना इसको सॉल्व किए भी तो आ सकता है, बट आर की क्या वैल्यू निकाली है, आर की क्या वैल्यू यूज करी है, नहीं पता ना। वही 1.1 10⁻7 ली है, 1.097 10⁻7 ली है, या हो सकता है 10⁻7 ले रखी हो। तो फिर वो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में दो आर की वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि गलत है। मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। आंसर बताओ बेटा, इसका क्या है? क्या आंसर बता रहा है? लेमडा मिन ऑफ बी डिवाइड बाय लेमडा मिन ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू 1/4 आएगा बस, है ना? नहीं, r divided by r/4, this will be 4 only. So lambda min of Balmer is what? 4 times of lambda min of Lyman. और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/r के, तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 पॉइंट, नहीं 913.4 के। कितना आंसर आया? 3653 पॉइंट, पावर कहाँ से आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम, बोलो एंगस्ट्रॉम में आएगा इतना ही आंसर बस। है बेटा, इसको इससे डिवाइड करा जब, इसको इससे किया जब, r अपॉन में r/4, दिस बिकम्स 4/1। एक ना ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब लिखेंगे। ये आपका पेज नंबर 21 खाली है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे ये। और उसके बाद पेज नंबर 19 पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, डिवाइड गलत कर रहे हो तुम, ये बालमर नहीं है तो लाइमन है ये शायद, शॉर्टेस्ट, हाँ ये बालमर है, लाइमन कहाँ है? सही तो लिखा यार। हाँ, क्या? हाँ है, हाँ तो फिर ये वाला करो, कहाँ है, हाँ ठीक है, मुझे लगा मिस हो गया ये पेज नंबर 20 पे है। पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पेज नंबर 20 पे, सॉरी, ठीक है, ट्राई करें इसको।
हम जो इसका आंसर निकला क्या 6 6 5 6 2 ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। इसमें लिखा था वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन कौन सी होगी? सेकेंड लाइन का मतलब हो गया सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। बाल्मर में आने का मतलब है क्या? 2 में आना। 2 में पहली बार तो किससे आया? 3 से आया। अगली बार किससे आया? 4 से। तो 4 से 2, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा है वो है 4861 एंगस्ट्रॉम। यानी जो लेमडा 1 में लेमडा है वो 1 में 2 स्क्वायर माइनस 1 में 4 स्क्वायर हो गया। यानी 1 में 4861 बराबर किसके? आर। 1 में 4 माइनस 1 में 16। यानी एलसीएम लिया, एलसीएम आया कितना? 16। 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3r/16। तो 1/4861 किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। अब मांगा क्या इन्होंने? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इट्स फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के लिए क्या बनेगा बोलो? फर्स्ट लाइन से बनेगा 3 से 2। अब 1 में लेमडा डैश हो गया। आर कितना हो गया? 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 में 3 का स्क्वायर। तो आर 1 में 4 माइनस 1 में 9 कितना आ गया? 1 में लेमडा डैश कितना आ गया? 5r/30। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2। दोनों को क्या कर दिया आपने? उठा के डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो? ऑन डिवाइडिंग लैम्डा डैश कितना आ जाएगा? 6562.3.35। चलो 3 ले लेता हूँ। इतना एंगस्ट्रॉम, ये मेरा आंसर आएगा। एक हमने बीच में क्वेश्चन 2 कौन से छोड़ दिए? पेज नंबर 19 छोड़ दिया ना। चलो 19 पे आओ। 19 पे पेज नंबर 19 पे भी क्वेश्चन छूट गया ना। पेज 19 पे जो क्वेश्चन छूटा है उसको पढ़ो। क्या लिखा है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है उसकी, कैसे निकालोगे? दोबारा बोल। 1 - 1/4। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दोबारा बोलो। ई से और एस सी बाय लैम्डा निकाल लिया भैया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू 1 या 2? 2, सही है। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू इज 2। Therefore E2 is equals to -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। Now since E का फॉर्मूला इज SC बाय लैम्डा, और नेगेटिव साइन मत ले लेना बिकॉज नेगेटिव साइन हेयर रिप्रेजेंट्स व्हाट?
ओनली इट इज अ बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो नेगेटिव साइन नहीं लेना। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 3.4, कितना ईवी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 6.6 टेन टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 टेन टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू लेमडा निकालनी है, ईवी को कन्वर्ट किया किस में जूल में, बोलो हाँ या ना, कन्वर्जन होगा लेमडा निकल जाएगा। बट अननेसेसरी है सब कुछ करना, क्योंकि वो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता है 1240 या 12400 है ना, नैनोमीटर में निकालना तो 1240 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में निकालना तो 12। अच्छा दिखाओगे कैसे, दिखाओगे तो ऐसे जैसे मैंने दिखाया था, कैसे लिख देते हैं, चलो लिख तो देते हैं कि लेमडा का फॉर्मूला क्या आ गया एस सी बाय मॉड ऑफ ई, एच की वैल्यू 6.6 टेन टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 टेन टू द पावर 8 डिवाइड बाय ई की वैल्यू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 टेन टू द पावर -19 होगी, बोलो हाँ या ना। तो लेमडा आ जाएगा, बट लेमडा हम सॉल्व थोड़ी ना करेंगे ऐसे, हम लेमडा सॉल्व करेंगे ऐसे कि लेमडा इन नैनोमीटर विल बी इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईवी, बोलो तो सही यार, ये बनेगा क्या। अब 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन ईवी, ईवी कितना रखा था 3.4, तो 1240 को अगर 3.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 364.7 नैनोमीटर। तो सॉल्व करके यहाँ भी क्या लिख सकते हो सीधा 364.7 नैनोमीटर। तो वो अननेसेसरी इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग सेव कर बैठेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका कौन सा बचा हुआ है अभी, पेज नंबर 20 बचा हुआ है ना, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो सारे। क्वेश्चन लिखा है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। पेज नंबर कौन सा 20 है, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड फ्रॉम द गिवन एनर्जी लेवल डायग्राम। यार कुछ कमी लग रही है इसमें तो मुझे, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, और यहां से यहां लैम्डा 3 है। हाँ जी बताओ बेटा, अगर मैं जो ऑर्बिट्स के नाम ले लूं तो इस ऑर्बिट का नाम दे रखा है ए, इसका दे रखा है बी, इसका दे रखा है सी। अगर मैं पहली ट्रांजिशन की बात करूं तो वो लेमडा 1 जो है वो सी से लेके बी में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी वाली 1 में लेमडा 1, या फिर लेमडा 1 इक्वल्स टू एस सी अपॉन में ई सी माइनस ई बी, हाँ या ना, सही है क्या भाई, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी,
अच्छा, क्या होगा, ई बी माइनस ई सी होगा, ई बी माइनस ई सी होगा, सी माइनस बी होगा। अच्छा, ऐसे पढ़ाया था कि डेल्टा ई बराबर किसके, ई एन एफ माइनस ई एन वन, या फिर ई एफ माइनस ई आई, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो ये था। तो फिर बी माइनस सी होगा क्या? सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ऊपर वाला ऑर्बिट है -3.4 का, और नीचे वाला ऑर्बिट है -13.6 का। ट्रांजिशन अगर यहाँ से यहाँ हुआ, तो अगर मुझे बाहर कितनी एनर्जी निकली वो निकालनी है, यानी मुझे डेल्टा ई निकालना है, तो मुझे -3.4 माइनस और -13.6 करना होगा, यानी -3.4 प्लस 13.6 करना होगा, तब जाके मेरा आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और एनर्जी रेटेड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ऊपर वाली एनर्जी को माइनस करना है नीचे वाली एनर्जी से, यानी टेक्निकली दिस शुड बी ई सी माइनस ई बी, याद रहेगा, तो इसको हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे लिए डेल्टा वन का फॉर्मूला कितना आ गया, एस सी अपॉन में ई सी माइनस ई बी। अच्छा, फॉर सेकेंड ट्रांजिशन, फॉर सेकेंड ट्रांजिशन बोलो, लेमडा टू विल बी एच सी अपॉन में ए बी माइनस ई ए, सही है क्या? और फॉर थर्ड ट्रांजिशन लेमडा थ्री विल बी इक्वल्स टू एस सी अपॉन में ए सी माइनस ई ए। अभी क्या करते हैं, यहाँ से भी एस सी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी से निकाल लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, फिर इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारा लेमडा वन, लेमडा टू और लेमडा थ्री के बीच में क्या निकलेगा, रिलेशन। इन रिलेशन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ट्राई अपने आप, ठीक है। रिलेशन पता होना चाहिए बस। एक क्वेश्चन लिखवाना है मुझे, वो क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। एक नहीं है, दो क्वेश्चन लिखवाने हैं। तो पेज नंबर 21 खाली है, तो वहां पे लिखवाएंगे। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, क्वेश्चन नोट करेंगे अब, ठीक है ना। बट थोड़ा शॉर्ट में लिखवाऊंगा, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं। लिखे, चलिए लिखे, फाइंड रेशो ऑफ एनर्जी, फाइंड रेशो ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन लिख रहे हैं सारे, पेज नंबर 20 खाली है, 21 सॉरी। फाइंड रेशो ऑफ एनर्जी, रेशो ऑफ एनर्जी और एनर्जीज है ना, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन due to transition of electron in hydrogen atom from its पहला पॉइंट, from its first permitted energy level, from its first energy permitted level, from its first energy permitted level, नहीं फर्स्ट से तो कहीं भी नहीं जा सकता, तो गलत लिखा हुआ है, सेकंड नहीं होना चाहिए, हाँ सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट से कहाँ जाएगा, सेकंड कर लो उसको। सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल और एनर्जी परमिटेड लेवल टू फर्स्ट कर लो, टू फर्स्ट, सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, एंड सेकंड वाला कौन है, फ्रॉम हाईएस्ट
permitted energy level to highest permitted energy level to first permitted level, highest permitted energy level to first permitted level. सही है. अब इन्होंने जो मांगा उसको बताओ क्या मांगा है. इन्होंने मांगी है सेकेंड से लेके फर्स्ट और इन्फिनिटी से लेके फर्स्ट के रेशोज. लेकिन किसकी रेशोज? एनर्जी की. अब एनर्जी की एक्सप्रेशन तो कोई पढ़ी ही नहीं है हम लोगों ने. अच्छा, चूंकि हमें ना 1/λ की रेशोज पता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूले की बात करें. किसकी? रिडबर्ग फॉर्मूले की. रिडबर्ग फॉर्मूला कहता है 1 में लेमडा इक्वल्स टू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर. व्हाट इज n1 स्क्वायर स्टैंड्स फॉर? जहां पे आया, और n2 का मतलब है जहां से आया. अब जो लेमडा है अगर मैं यहां पे एससी से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी एससी से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कौन हो गया? आर एच सी हो गया और ये हो गया एच सी बाय लेमडा. तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बाकी बचा हुआ. और जो फॉर्मूला में बचा हुआ है ये सारा कांस्टेंट. अगर आप देखो आर रिडबर्ग कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1.097 10 टू द पावर 7 थी. एच की वैल्यू भी कांस्टेंट थी और सी की वैल्यू भी कांस्टेंट थी. तो ये पूरा कांस्टेंट है और ये पूरा क्या है? एनर्जी. तो एनर्जी जो मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं एनर्जी जो है डायरेक्टली वो शेड्यूल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में. तो ये आपका रिलेशन आ गया. अब आपका जो केस 1 है और जो केस 2 है उन दोनों के वैल्यूज डाल देता हूं. बिकॉज अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो प्रोपोर्शनली हटा सकता हूं. तो कितना बनेगा? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 2 का स्क्वायर. बिकॉज पहली बार जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था? सेकेंड परमिटेड लेवल टू फर्स्ट परमिटेड लेवल, यानी 2 से लेके 1 में आया. और दूसरे वाला क्या था? दूसरे वाला हाईएस्ट यानी इंफिनिटी से लेके 1 में. सही है कि नहीं? तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 में इंफिनिटी का स्क्वायर. सिंपल है कि नहीं? तो ये आंसर आ गया. अच्छा सुनो, ये तो रेशो ऑफ किसकी आई है? अगर रेशो ऑफ एनर्जीज की जगह आपसे पूछा जाता है रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो भी तो फॉर्मूला सेम ही होता. बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू होता है. तो जो रेशोज एनर्जी के वही रेशोज. बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दूं और बोल दूं फाइंड द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो भी आंसर सेम आएगा. तो उस पर लिख लो, क्वेश्चन में लिख लो ऑल्सो फॉर फ्रीक्वेंसीज, ऑल्सो फॉर फ्रीक्वेंसीज, ऑल्सो फॉर फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज के लिए तो यही आंसर होगा कि नहीं होगा? और वो परमिटेड का मतलब समझ में आ गया है कि सेकेंड परमिटेड बोला तो 2 ही होगा. चलो फटाफट नोट करेंगे. हाँ बेटा. हाँ जी बेटा. दोबारा बोलना, क्या बोला? हाँ हाँ हाँ. तो हाईएस्ट परमिटेड लेवल बोला, क्या बोला? हाँ, हाईएस्ट परमिटेड का मतलब क्या होता है? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो. तो, नहीं नहीं, ना 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 ना. देखो, जो जितना कम नेगेटिव वो उतना हाईली एनर्जेटिक. जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से ज्यादा एनर्जी का कौन है? -3.4. क्योंकि ये ज्यादा फ्री है, ये कम बाउंड है. बिकॉज वी आर डीलिंग विद दी नेगेटिव एनर्जीज. गॉट इट? वो बोले नहीं. हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्या?
इसका मतलब बाउंड कम होने लगेगा, मतलब वो फ्री होना शुरू हो जाएगा, ये बोल रहा हूं। जितनी कम एनर्जीज उतना कम बाउंड, ये कहते हैं। जितनी कम एनर्जीज मतलब मैग्नीट्यूड में जितनी कम उतना कम बाउंड, जितना कम बाउंड उतना ज्यादा फ्री। नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तभी तो निकालना मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज दे आर बाउंड। करेक्ट। हाँ भाई, इसका आंसर तो बता दो। 3/4। तो आंसर कितना आ गया? अगर यही क्वेश्चन बोलता है एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालो तो सेम ही आंसर आता है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइनों में खत्म होगा, फटाफट लिखेंगे। हाँ मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ही छोटा है भाई, लिखना यार। देखो, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, which state of triply, TRIPLY, triply ionized यानी 3+, triply ionized बेरिलियम, BE। अरे बैरी पूरा लिख लो, बैरी ले लो फिर लियम ले लो, बी लिख लो ना, मतलब बी 3+ की बात चल रही है ना। विच स्टेट ऑफ बीई, दीदी बी ए नहीं, क्या लिखा आपने? बीई बेरिलियम, बीई 3+ होगा ना। विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैज अ सेम ऑर्बिटल रेडियस as that of ground state of hydrogen, as that of ground state of hydrogen, as that of ground state of hydrogen। मतलब रेडियस जो है दोनों का बराबर होगा कौन सी स्टेट में, है ना। तो विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम, मतलब वो कौन से ऑर्बिट में है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस का फॉर्मूला याद कर लो जरा फटाफट एक बार। n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन में 4π² k z m e⁻²। सही है क्या? अब यहां पे ना प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोगों ने रेडियस का फॉर्मूले से -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला डिराइव किया था, एनर्जीज निकाली थी, या रेडियस का भी फॉर्मूला निकाला था, तो हमने z की वैल्यू 1 पुट कर दी थी। लेकिन z की वैल्यू 1 तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए हो सकती है, और ये बोहर्स की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन भी थी। जब आप लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एटम्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल होती है, स्मॉल एटम्स के लिए, स्मॉल स्पीसीज के लिए होती है। अब यही थ्योरी तुम क्लोरीन की लगानी शुरू करो तो एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये लिमिटेशन थी। तो यहां से इसका मतलब अब z की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह गई, z की वैल्यू 1 नहीं रह गई, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, यानी जो rn है, रेडियस जो है ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आप एक एक करके बात करो। फॉर हाइड्रोजन एटम, बोलो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम R1, उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला क्या? फर्स्ट ऑर्बिट तो होता है ग्राउंड स्टेट,
ग्राउंड स्टेट ना, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1, तो R1 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। सही है क्या, सही है, ये R1 हो गया। अच्छा फॉर बेरिलियम, इसकी कौन सी स्टेट है, अच्छा बेरिलियम भी वो भी 3+ है, 3+। अच्छा इसकी कौन सी स्टेट है निकालनी है, फॉर विच स्टेट, इसका एन हमें निकालना है, सो इसको एन डैश बोल देता हूं। R3 कितना हो जाएगा, आर ऑफ एन डैश, सॉरी आर ऑफ एन डैश ना, आर ऑफ एन डैश कितना हो जाएगा, सो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन, एन का मतलब क्या हो गया वो निकालना है, एन डैश स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। जेड कितना है बेरिलियम का, बेरिलियम क्या होता है, हाँ कितना माना 4 होता है, हाँ डिवाइड कर लो बस, नहीं 4 का स्क्वायर तो नहीं होगा, क्या बोला, तो फिर तो हाँ तो डिवाइड कर दो बस। अभी दोनों क्या होने चाहिए बराबर, एक काम करते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, कांस्टेंट हटा देते हैं, के की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा देयरफॉर, मैं लिख देता हूं आर एज R1 बराबर किसके, आर इन डैश के, यानी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 किसके बराबर, एन डैश स्क्वायर डिवाइड बाय एन की 2 आ गई, बोलो सही है, एन की 2 आ गई। अगला क्वेश्चन, सुनो सेम क्वेश्चन है, जगह जहां खाली मिले वहां लिख लेना, वरना बुकलेट में आखिरी में कुछ खाली पेज लगाए हैं वहां लिख लेना, वैसे तो यहीं कहीं लिख लेना, पेज नंबर 14 पे जगह खाली है वहां लिख लेना, पेज नंबर 14 पे, 14 पे 14 पे नीचे जगह खाली है, बोर्स थ्योरी की लिमिटेशन के बाद वहां एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेना, सेम ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़ा अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, इसमें लिखो विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज लिथियम, विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड, विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड, विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम, डबली आयनाइज्ड लिथियम Li, उसमें से कोई फर्क पड़ रहा है मुझे नहीं ना, डबली आयनाइज्ड लिथियम has same energy as the ground state energy of hydrogen atom, has same energy as the ground state energy of hydrogen atom। बताओ, इसी प्रकार का कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि विच लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम हैज अ सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ एनर्जी का फॉर्मूला बताओ फटाफट, -2π²k²z²m e⁴ डिवाइडेड बाय n²s। एक बार चेक करना बेटा कहीं पे, m का स्क्वायर तो नहीं था, चेक करना एक बार कहीं पे, कहां पे था, डिराइव किया ही नहीं किया ये डेरिवेशन है, ये चेक करो, 2π²k²z²m e⁴ डिवाइड बाय n² है ना,
तो मतलब याद तो कर ही सकते हो तुमने, मेरे को भी याद हो गया, कल से देखो मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया, है ना। अब एक बार बताओ, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, यानी एनर्जी क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सही है क्या? नेगेटिव साइन तो सब रेशो में वैसे ही खत्म हो जाना है, सो डोंट टेक दिस। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब दोनों एनर्जी सेम है, तो एनर्जी ऑफ किसकी, एनर्जी ऑफ लिथियम डबल आयनाइज्ड और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा इसका कौन सा, इसका ग्राउंड स्टेट वाला यानी E1 और इसका N वो मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, लिथियम 3 होता है ना, बोलो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय N का स्क्वायर, किसके बराबर, किसके बराबर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। सही है क्या? तो N स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 स्क्वायर के, N की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के, N की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह का के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपको आने चाहिए। सुनो, वो मैंने ना क्लास में पढ़ाते था, पर मैंने लिखवाया नहीं कहीं पे भी। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कैसे प्रूव की थी, याद है? तुम्हें याद होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई होगा। भाई थोड़ा सा याद करो, मैंने पढ़ाया है। ऐसे वेव की तरह घूमेगा, याद आ रहा है? यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ होगी कितनी, लेमडा। तो मैंने प्रूव किया था कि हेयर n टाइम्स ऑफ लेमडा विल बी 2 पाई r। बोलो हाँ, n टाइम्स ऑफ लेमडा विल बी 2 पाई r। लेमडा की वैल्यू h अपॉन में mv, दिस इज यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r। तो एन एच अपॉन में एम वी को उधर ले गया पूरा, एन एच अपॉन में 2 पाई किसके बराबर आ गया, एम वी आर के बराबर आ गया। नाउ एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो एल कितना आ गया, एन एच डिवाइडेड बाय, तो ये जो डेरिवेशन है किसकी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, और हमने इसे क्वांटाइजेशन की थ्योरी से प्रूव कर दिया। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है ना, एन टाइम्स होता है वो, एन का मतलब क्या हो, एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी जो एल होगा वो एन टाइम्स ही होगा एच अपॉन में 2 पाई के। इट इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। एन के लिए इंटीजर ही हो सकती है, वो क्वांटाइज्ड ही है, इसलिए बोलते हैं इसको एंगुलर, सॉरी क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो कहीं पे यार प्लीज लिख लो, कहीं पे भी साइड में कहीं पे भी लिख लो, जहां पे बोर्स थ्योरी कहीं हो, ये पेज नंबर 12-13 पे कहीं जगह खाली हो तो वहां पे लिख लो। क्या टॉपिक लिखोगे, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ARI using de Broglie hypothesis।
चलें, तो पेज नंबर आ जाते हैं 20, पेज नंबर आ जाते हैं 22 पे, पेज नंबर 22, हेडिंग डाल लो न्यूक्लियाई। पेज नंबर 22, यहां से अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका नाम है न्यूक्लियाई। एटम्स खत्म हो गया, एटम्स वैसे काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुका था, वो न्यूमेरिकल्स कराने थे तो इसलिए इतना खींचने के बाद भी इतना जल्दी ख़त्म हो गया। ये तुम लोगों को मॉडर्न समझ में आई है पीछे? हैं? मज़ा आया क्योंकि इजी थी। अच्छा, जस्ट कंपेयर दिस विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हैं? वो तो अलग नहीं चल रहा था, मतलब ये वो क्या था, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है फिजिक्स की, which is assumed to be the difficult branch. That is why electronics and engineering meant to be difficult. अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है और उसको फिजिक्स से नफरत है, नफरत नहीं मतलब कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें क्या नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ट्रिपल ही नहीं करनी है। अगर आपको कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता तो क्या नहीं करनी है, CSC IC सॉफ्टवेयर नहीं करनी है। अगर आपको फिजिक्स की अच्छी नहीं लगती तो आपको इंजीनियरिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और वैसे सुन लो, वैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ जो मेरे ग्रुप में थे, क्योंकि 2018 में मैंने बैच छोड़ा था, तो अभी लास्ट ईयर प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का, जो लास्ट बैच में लेके आया था, तो उसमें से बहुत अच्छा पैकेज मिला है बच्चों को, और मोस्टली टेक्निकल फील्ड्स में मिला है। तो तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम्हें ना कोडिंग पे, लैंग्वेजेस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, इवन सुनो बच्चे, मैकेनिक, मेरे पास मैकेनिकल का बैच हुआ करता था, यूजली सबसे गंदा बैच जो था वो मुझे मिलता था। हाँ, क्योंकि सबसे आखिरी अलॉटी मैं होता था, कि मुझे तो क्या करते थे ना, मुझे तो जो बचा कुचा है वो सब दे दो, क्योंकि मैं अपनी शर्त रख ही नहीं सकता, क्योंकि बस मेरी एक शर्त थी कि मैं 3 बजे के बाद नहीं पढ़ाऊँगा। सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट कौन चलाता। तो सिंपल सा था कि मैकेनिकल का बैच मेरे पास हुआ करता था। अब मैकेनिकल के बैच में बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, बट नाउ दे आर वर्किंग ऑन मैकेट्रॉनिक्स। क्या नाम बोला? अब ये क्या बवाल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट बिकम्स अ ब्रांच कॉल्ड एज अ मैकेट्रॉनिक्स। मतलब जितने भी मैकेनिकल वर्क हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब बीच में से इंसान को हटा दो, रीज़न है उसका, क्योंकि इंसान है तो कुछ गलती भी कर सकता है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि गलतियों की संभावना बहुत कम रखी जाती है, टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ अ लाइफ एंड रिसोर्सेज ऑफ कोर्स। इसीलिए कुछ भी कर लो, अगर आप इंजीनियरिंग करने के इच्छुक में हो तो बॉस लगने वाली है बहुत बुरी। लेकिन एक बात सही है कि जिसने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है वो हमेशा सक्सीड करेगा ही करेगा। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने या टीचर्स ने लॉलीपॉप पकड़ा रखा है कि अभी बस तुम 8-9 महीने या 5 महीने जो है ढंग से पढ़ लो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। जैसे होता ना, काम किया तो आउटपुट आया। जैसे बेकार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत में एडमिशन ले लिया, कोई पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा लगता है लवली स्वीट्स। एक्चुअल में जो उसका चेयरमैन है उनका स्वीट शॉप ही था और एक पोल्ट्री फार्म था, मुर्गियां बेचते थे, अब गधे बेचते हैं। तो उन्होंने वहां से बहुत बड़ा कैंपस बनाया उन्होंने एक। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप कहीं आप यूपी की तरफ निकल जाओ तो मैं गया, हाँ यूपी सोनीपत में निकल जाओ। एक टाइम आया था सन 2010-11 का, जब ऐसे मतलब धड़ल्ले से इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बन रहे थे, क्योंकि जो जाटों के पास लैंड थी उन्होंने क्या करना है इसका, या तो बेच दो या फिर कुछ कॉलेज खोल दो। फिर उन्होंने कहा कॉलेज खोल दो, बच्चे भी यहीं पढ़ लेंगे।
समझ रहे हो ना। तो उन्होंने कॉलेज खोल दिए बहुत बड़े बड़े। फिर जब बहुत कॉलेज खोल दिए तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा बन गए। अब करें इनका क्या करना है। फिर उनके लिए नौकरी बनाने के लिए उन्होंने मॉल्स बना दिए। मॉल्स भी फिर उन्होंने बनाए जिनके पास पैसा था। मॉल्स मॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। फिर उनमें से कुछ लोग नेता बन गए कि हम पैसा खाएंगे देश का और फिर और लोगों को रोजगार देंगे। सब काम रोजगार देने के लिए किए गए बट रोजगार ही नहीं मिल पाया। फिर हमारे प्रधानमंत्री साहब आके बोल रहे हैं कि पकौड़े भी बेचो, उनसे भी रोजगार मिलेगा। तो हमने वो भी ट्राई कर लिया। तो होल सोल ये है कि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो बस हम लोग हद से पात्र बन जाएंगे और कुछ नहीं है। तो ढंग से इंजीनियरिंग करेंगे तो अगले आने वाले 2 महीने तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, मानकर चलो। मेरा सिलेबस इस वीक में ख़त्म हो रहा है, आने वाले वीक में, और अगले 2 महीने सारी क्लासेस रेगुलर होंगी एंट्रेंस वालों की, और जो रिवीजन वालों की उनकी क्लासेस भी होंगी। हो सकता है कि रिवीजन की क्लासेस का एक ही दिन रखा जाए और एंट्रेंस वालों की क्लासेस 2 रोज़ होंगी, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल वाले जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनकी बड़ी सिंपल सी एक शर्त है कि अगर आपने ईमानदारी से एनसीईआरटी फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की कर ली, तो बायो का तो देखो मुझे ज्ञान कम है, बट इतना जानता हूँ कि जिसने फिज़िक्स और केमिस्ट्री ढंग से कर ली और बायो अच्छा है तो वो तो छा जाएगा। अभी अवार्ड सेरेमनी में शिवम आया था, शिवम रोड़ा। कोई मेडिकल का स्टूडेंट से मिला था क्या? नहीं, बहुत अच्छा किया नहीं मिले। वो डॉक्टर आरएमएल जो हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया, उसमें एमबीबीएस कर रहे हैं, तो मिले थे उनसे। तो मतलब हाँ, यहाँ पे भी आए हुए हैं लेकिन रूबरू जैसे मिलते हैं ना कि क्या बात करने को होता है। तो उसका जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उसने, क्योंकि ड्रॉप लिया था कोविड के बैच में उसने एडमिशन लिया था। मतलब वो मेरे पास 12वीं में उससे पहले साल में पढ़ रहा था। तो कोविड के बैच में ही लॉस हिज फादर, देन ही अपीयर्ड फॉर द एग्जाम अगेन। तो उसे लास्ट ईयर उसका क्यों नहीं हुआ था, मतलब हास्य पात्र है ये बात कि उसको बायो वीक था उसका। फिजिक्स स्ट्रांग था, केमिस्ट्री स्ट्रांग था, वीक क्या था? बायो। नहीं, बायो अगर कम होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन संभालेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे छोड़ दो मेरे ऊपर, मतलब केमिस्ट्री नहीं ऑफ कोर्स फिजिक्स। तो फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स मैं संभाल लूंगा पूरी। अगर आप एमबीबीएस के एस्पायरेंट हो तो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री सर्वाइवर है। किसके लिए? एमबीबीएस के लिए। लेकिन जो बेसिक है वो बायो है, क्योंकि बायो सबका ही स्ट्रांग होता है। और जिसका केमिस्ट्री अच्छा है, बिकॉज केमिस्ट्री यूजुअली अच्छा हो जाता है हर बच्चे का, चाहे चाहे पीसीबी का हो चाहे पीसीएम का, उसका केमिस्ट्री बड़ा अच्छा होता है क्योंकि केमिस्ट्री इजी है। बायो वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री इजी है ना? वैसे देख के बोल रही है, पता नहीं क्या कह रहा है ये। नहीं, एक्चुअल में इन कंपैरिजन टू फिजिक्स हाउ विल यू रेट केमिस्ट्री? आउट ऑफ 10 कहाँ है वो? 10 पे? कई लोगों के लिए तो कह रहा है 11.5। इतना तो मुश्किल लग रही है मुझे केमिस्ट्री। तो आउट ऑफ 10 इट विल समवेयर इक्वल टू 7 और 8। तो मार्जिन इतने भी रैंकिंग मिल जाती है, इतने भी रैंकिंग मिल जाती है। वो तो मैं बता भी रहा था कि कितने नंबर चाहिए जेई को पास करने के लिए। नहीं नहीं, ये 100 में कहीं नहीं मिलेगा एडमिशन। हाँ, अरे नहीं, जेई को तू कहाँ है बे? हाँ, जेई को पार करने के लिए, जेई के लिए कि मेन क्वालिफाई हो जाए, और ट्रिपल आईटी जो है हमारा दिल्ली का, ट्रिपल आईटीज या एनआईटी मिलने के लिए अच्छा, या डीटीयू या एनएसआईटी, या फिर लड़कियों के लिए आईजीडीटीयूडब्ल्यू मिलने के लिए हमें कम से कम 180 नंबर चाहिए। 180 180 180 180 नंबर है ना। और 180 नंबर का मतलब हो गया 40 से लेके 50 क्वेश्चन तक बढ़िया हो जाए। 75 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। तो जरूरी ये भी तो है देखना कि हमें क्या छोड़ना है, क्या तैयार करना है। तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं, वो बहुत मन लगाकर पूरी 12th चार्ट जाओ, क्योंकि पूरी 12th चार्ट गए तो 12 से
12 क्वेश्चन, 12 से लेके 13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। और 11th का सेकंड पार्ट बोले तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, सॉलिड्स है, थर्मल है, इस पूरी यूनिट को मिला के 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन वहां से हो गए तो 15 क्वेश्चन ये बन गए। तो 12वीं में से फिजिक्स में 15 क्वेश्चन ये बन गए। और मुझे लगता है केमिस्ट्री तो तुम काफी कुछ कर पाओगे, काफी कुछ कर पाओगे। हाँ, एक बात मुझे और करनी थी बाबू, ये कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो छोड़ दो पहले। ये तुम कर रहे हो ना कि केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। मुझे एक पेरेंट ने फोन किया, सर आपका सिलेबस अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? मैं क्या, मेरा तो कभी भी नहीं होता अक्टूबर में या नवंबर में, नवंबर लास्ट तक हो जाता है। कहते नहीं केमिस्ट्री वाले सर का तो सिलेबस खत्म हो गया है। तो मैं क्या, फिर तुम फिजिक्स भी उनसे पढ़ लेते। तो ये तो लॉजिक नहीं है। केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है मुझे नहीं पता, मुझे चैप्टर के नाम भी नहीं पता आज के तारीख में, लेकिन इतना पता है कि उनके नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े से कम है, 10 हैं। हमारे कितने हैं? 14 हैं। और 14 में भी अगर आपको याद हो तो हमारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा बड़ा है, इजी है। अच्छा एक बात बताओ, मॉडर्न का कौन सा घंटा चल रहा है ये मॉडर्न फिजिक्स का? भाई 3 घंटे तो ओपन लेक्चर में पढ़ाई दिया था लगभग 3। उसके बाद अगली क्लास हुई थी हमारी उस दिन हुई थी भाई दूज वाले दिन, जो कि वेडनेसडे था, है दीदी? अच्छा वेव ऑप्टिक्स की थी, हाँ। उसके बाद कब हुई थी? कल हुई है? नहीं परसों हुई होगी। परसों 2 घंटे की क्लास थी लगभग, 3 घंटे की क्लास थी तो 6 हो गए। कल कितने देर की क्लास? कल तो 2 घंटे की क्लास थी, छोटी सी थी, 8। और अभी तक 1 घंटा और हो चुका है। हाँ मतलब 1 घंटा हो गया है, तो 9 घंटे तो हो गए। और 2 घंटे और लगने वाले हैं, 1.5-2 घंटे मतलब टाइप, तो 11 घंटे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने अगर 4 क्लास में मॉडर्न खत्म करवा दिया तो 4 घंटे में करवा दिया। पढ़ाया तो मैंने 11 घंटे। टेक्निकली ये 11 घंटे कैसे पढ़ाए जा सकते थे? 11 दिनों में। और 11 दिन का मतलब होता है टेक्निकली तकरीबन 1 महीना, बिकॉज 1 महीने में सिर्फ 12 क्लासेस होती हैं। और 1 महीना में खिसका देता तो आज हो रही होती 18 दिसंबर, तो थोड़ा सा वो दूर हो जाता। लेकिन चूंकि मुझे पता है इसमें 3 घंटे बैठने में दिक्कत नहीं होती, इसमें दिक्कत मेरे ख्याल से महसूस होती नहीं है। यहीं पे मैं पढ़ा रहा होता किरचॉफ लॉ, करंट यहां से गया, साथ आती है नहीं आती, जाती है नहीं जाती, है ना? तो हाँ वो फिर वो लगता वो कह रही ऊपर से चला जाता वो तो सारा, तो वो मुश्किल भी था। ये पढ़ने में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि एक तो थियरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो देखो बहुत ही कम है इसमें, आगे का और भी थियरी है। इसलिए मॉडर्न को बहुत अच्छे से करो। और बोर्ड्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे प्री बोर्ड देने वाले हैं अभी, वो मेरी बात लिख कर कहीं पे ले जाओ कि अगर आपने अपने प्री बोर्ड एग्जाम में सेकंड बुक अच्छे से करी, मतलब 70 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 35 नंबर छोड़कर आ जाना, सिर्फ 35 करके जाना। कौन से? मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। यानी 35 नंबर की अगर तुमने पार्ट 2 भी कर ली और आपके 35 में से 35 नंबर आ गए, तो टीचर आपको ऐसे बुलाएगा, इधर आ बेटा, फर्स्ट बुक नहीं पढ़कर आया था, सेकंड बुक तो पूरी आई हुई है। दिस विल डेफिनेटली एनहांस योर कॉन्फिडेंस। आप लोगों को फर्स्ट बुक में से मुझे उम्मीद है कि आपको ईएमआई एसी आता होगा, मैग्नेटिक आता होगा, करंट थोड़ा बहुत आता होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आता होगा, पोटेंशियल कैपेसिटेंस सबसे कम आता होगा। तो उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा पेशेंस चाहिए। मेरा मानना यह है आपके प्री बोर्ड्स के लिए जितना ज्यादा बेहतर हो सकता है सेकंड बुक प्रिपेयर करो। जिस बच्चे ने सेकंड बुक कर ली, जिस बच्चे की सेकंड बुक प्रिपेयर हो गई अगले 1 महीने में, इमेजिन करो अभी आज 18 तारीख है नवंबर की, 18 दिसंबर तक अगर आपकी सेकंड बुक पूरी हो गई तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा कब? मार्च में।
21 अंग्रेजी होगा, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। 1 मार्च से पहले फिजिक्स का पेपर नहीं डाल सकते, आएगा ही नहीं, तो मार्च फर्स्ट वीक में आएगा। तो आपके पास जेई के बाद 1 महीना और होगा ब्रशिंग अप के लिए। और जिस बच्चे का जेई या नीट अच्छा प्रिपेयर हो गया पार्ट 1 का, उसका सीबीएसई का भी हो गया। तो स्ट्रेटेजाइज करो, आपको याद करो मैंने बोला था कि सेकेंड बुक मेरे साथ साथ पढ़ना, जिसने साथ साथ पढ़ी है उसको एडवांटेज मिलेगा। अभी मैं आगे मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट लगाऊंगा, ओनली थ्योरी। जिस बच्चे ने सेकेंड बुक तैयार कर ली वो जीत गया, क्योंकि सेकेंड बुक करने का मतलब क्या है, 35 नंबर पूरे। और तुम्हें लग भी रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैट जितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन इतना ट्विस्टेड आता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें क्या ट्विस्टेड आएगा बताना, या वेव ऑप्टिक्स में क्या ट्विस्टेड आएगा? कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। इसलिए प्रिपेयर सेकेंड बुक वेल, सबसे अच्छी सेकेंड बुक प्रिपेयर करो। और फिर हो सकता है कि जो मैं बच्चों को 1 महीना बोल रहा हूं, हो सकता है 15 दिन में कर दो। मॉडर्न का पेपर करने में कितना टाइम लगेगा बताना? 1 दिन 2 दिन। इसीलिए अगले फ्राइडे को आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है। सिंपल है, अगले फ्राइडे को आपका मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है। सारा सब कुछ मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है अगले फ्राइडे को, तीनों का, ड्यूअल का भी, एटम का भी, न्यूक्लियाई का भी, पूरी बुकलेट का। सफेद रंग की जो बुकलेट है ना, ये इसका पूरे का टेस्ट है। चलो जी शुरू करते हैं। न्यूक्लियाई पेज नंबर 22। सबसे पहले देखिए क्या है। हाँ, कमिंग फ्राइडे, ऐसे उड़ना भूमिका बना रहा ना। 24 तारीख को टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? 24 25, हाँ 24 होगी, ठीक है। चलिए अबे चलना। पेज नंबर 22 है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, इन्हें क्या पढ़ाऊं? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो नाम इन्हें दिया गया कंबाइनली वो बोला गया न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन एक जेनरिक नॉमेनक्लेचर है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ वो न्यूक्लियॉन। तो जैसे हमने बोला देयर इज अ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, ट्रू। न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, ट्रू। देयर आर न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, ट्रू, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं किसी भी एटम के प्रेजेंटेशन करूं तो ऐसे करते थे, वेयर Z रिप्रेजेंट्स व्हाट? एटॉमिक नंबर, एंड A रिप्रेजेंट्स व्हाट? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। अच्छा, दिस Z represents what? Z represents number of protons, and number of protons is same as number of electrons, that is somewhat equal to charge. और जो A है that represents what? Total number of nucleons. हाँ हाँ, तो न्यूक्लियॉन्स ही तो बोला, तभी तो बोल रहे हैं न्यूक्लियॉन्स पकड़ो। A represent what? Total number of nucleons। मतलब ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, Z कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख लूं? उसकी जगह मैं Z लिख लूं, तो Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं और इतने प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन हमें मालूम है। आपके बुकलेट के पेज नंबर 22 पे थ्योरीज लिखी हैं, इसको मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप पढ़ें। और जो मैंने ये पढ़ाया ये पेज नंबर 23 तक लिखा हुआ है। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर, जैसे कि ड्यूट्रियम का, ट्रिटियम का, या हाइड्रोजन या विच इज कॉल्ड एज अ प्रोटियम, या फिर लिथियम के 2 आइसोटोप लिख रखे हैं, Li
3.6 और 3.7। फिर लिखा रखा है कि आइसो बार क्या होता है, फिर लिखा हुआ है आइसोटोन्स क्या होता है। पढ़ रखा है क्या ये ना बेसिक है, ये मानते हैं कि आता है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 24 पे, वहां पे एटॉमिक मास यूनिट पे एक नोट लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU। तो AMU जो होता है वो 1.6 10 to the power -27 kg के बराबर होता है, which is nothing but it is 1/12 of mass of कार्बन 12 का एटम। बिकॉज कार्बन के दो आइटम्स होते हैं, एक 12 होता है, एक 14 होता है। फिर कार्बन 14 इज आइसोटोप रेडियो एक्टिव एटम, इसलिए हम लोग 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल के बराबर होता है। एक छोटा सा नोट और लिखा हुआ है वहां पे, अगर आप देखोगे, रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV। इसका क्या मतलब है बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन आई थी E = mc², जिसका नाम था एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। मान लीजिए हमारे पास एक AMU का मास है, एक AMU। ध्यान रखना इस नेचर में एनर्जी कहां से आई होगी, हमारे इस पूरे नेचर में एनर्जी, देखो हम एनर्जी पैदा तो कर नहीं सकते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, इट्स वन फॉर्म टू अनदर। तो किसी ने खूबी तो कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं, बस वो ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां जो भी एनर्जी इस कमरे में है वो बस ट्रांसफर होके आई, हमने कुछ पैदा नहीं करी है, वो कहीं से कहीं ट्रांसफर हुई है। लेकिन एक बार वो कहीं ना कहीं मास से कन्वर्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं, बट एक सिंपल से रिलेटिविटी की थ्योरी है कि अगर कोई भी मास m c स्पीड से चलने लगे, यानी 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे, तो वो सारा का सारा मास एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मास जो है m है, अगर वो c से चलने लगे, जैसे कि m मास कितना है, फॉर एग्जांपल AMU मास है, और स्पीड कितनी है 3 10 to the power 8 का स्क्वायर है। अब इससे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते बिकॉज सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है, इसलिए AMU को हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, तो 1.6 10 to the power -19 किलोग्राम, -27 किलोग्राम इंटू 9 10 to the power 16। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारा आंसर आता है 931.5 इंटू 10 to the power 6। और चूंकि मैंने ये आंसर जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, इसलिए मैंने डिवाइड किया होगा 1.6 10 to the power -19 से, इसलिए आंसर किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है 931.5 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 to the power 6 को बोलते हैं मेगा, इसलिए ये बन गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सिंपली 931। आप समझो ये मैंने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मेरा आंसर आया होगा किसके अंदर, जूल में, हमारा आंसर आया होगा जूल में। जूल से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, EV में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कैसे करा, 1.6 10 to the power -19 से। आंसर आ गया 931.5 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम बोल सकते हैं कि एक AMU का मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, 931.5 AMV की एनर्जी। यानी कि एक्चुअल में मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होता है, इसलिए एनर्जी आती है। तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मास को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर दैट रीजन हमारे मास को स्पीड ऑफ लाइट से चलाना पड़ेगा। तो जब तुम जिंदगी में बहुत तेज भागोगे ना, कितना तेज, स्पीड ऑफ लाइट से, तो तुम अपने आप को घिसोगे तो सही, लेकिन आप आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे। दैट शोज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। कितना खूबसूरत रिलेशन नहीं है कि जब कोई भी मास चलने लगेगा कितनी स्पीड से, 3 10 to the power 8। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एनर्जीज की होती है, सबसे ज्यादा एनर्जीज की इंपॉर्टेंस होती है। एनर्जी के बिना सिस्टम चलेगा क्या, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है तो बोलो क्या, जीरो एनर्जी सिस्टम, यू विल डाई, तुम ठंडे पड़ जाओगे।
तो सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में किसी जरूरत है? एनर्जीज की। एवरीथिंग सराउंडेड बाय अस, सब कुछ एनर्जीज है। देर आर सम पॉजिटिव एनर्जीज, ऑफ कोर्स देर आर सम नेगेटिव एनर्जीज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो whenever any mass moves with the speed of light, it will be converted into certain amount of energy. एनर्जी में परिवर्तित होने के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। कितनी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेशन आ गया। जैसे कई बार क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए 16 AMU का मास है, बताओ अगर वह एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो 16 AMU डाल दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 9 × 8 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे क्या? दिस इज द बेसिक कन्वर्जन। यानी आज के बाद ध्यान रखना कि कहीं भी किसी भी सिस्टम पे एनर्जी है तो कहां से आई होगी? मास से आई होगी। व्हेनेवर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कहां से आई होगी? कहीं मास से आई होगी। पेज नंबर 24 में छोड़कर चलूंगा आगे, पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे टॉपिक को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। The reciprocation is also true। जब कोई मास स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो मास रुकना शुरू होगा वो वापस एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी कोई मास स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू करेगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो मास रुकना शुरू होगा वो मास वापस आ जाएगा, वापस एनर्जीज मास में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आता है क्या? बोलो। कोई भी मास जब मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट से तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो मास रुकना शुरू होगा वो वापस से मास बन जाएगा। इसलिए अगर एनर्जी बने रहना है तो दौड़ते रहना पड़ेगा। सिंपल सी थ्योरी है। चलें। ओके, रदरफोर्ड की थ्योरी चल रही थी, स्कैटरिंग मॉडल चल रहा था, और वहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल पे या स्क्रीन पे, कृष ध्यान से, तो उस टाइम हमने पाया कि हमारा न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज वो किस पर डिपेंड करता है? हमने गोल्ड की फॉइल ली थी, याद है रदरफोर्ड थ्योरी में, गोल्ड की, लेकिन गोल्ड के अलावा किसी और की फॉइल भी तो ले सकते थे, कोई और एलिमेंट चूज कर लेते, कोई और स्पीसीज चूज कर लेते। तो उस थ्योरी से हम लोगों ने पाया कि जो अलग अलग मटेरियल्स हमने चूज किए उनमें जितना ज्यादा मास नंबर था उतना ही ज्यादा हमारे न्यूक्लियस का साइज भी था। बात भी सही है कि जितने ज्यादा घर में लोग उतना बड़ा घर बना दो, ताकि क्या सेम रहे, ताकि जो डेंसिटी है वो सेम रहे। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक फिजिकल पैरामीटर है किसी भी न्यूक्लियाई का। कहीं से भी उठा लो, हाइड्रोजन से उठा लो, यूरेनियम तक चले जाओ, कोई भी पीछे कोई भी एलिमेंट उठा लो, सबकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं तो पास 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 बैठ जाओ। अगर लोग ज्यादा हैं तो घर भी बड़ा चाहिए, कि नहीं 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 सर छोटा घर है इसी में 20 रहेंगे। 20 तो ज्यादा बोल गया मैं, हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा बोल गया। ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, वो पसीना पोषक है तो सारा कैसे हो सकते हैं। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस का साइज होगा यानी उसके अंदर उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं सोडियम की, हम लोग बात करते हैं आयरन की, दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, इसका मास नंबर 23 है। अबे 23 ही तो होता है 23, और इसका मास नंबर वो तो एटॉमिक नंबर नहीं होता था 56, अब तक 56, आयरन 56। इसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 23,
यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23। इसमें कितने हैं? तो यहां पे अगर न्यूक्लियस ये है तो यहां भी न्यूक्लियस ये होगा. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज. The size of the nucleus increases when the number of nucleons increases. This is called as the Rutherford theory of size of the nucleus. ऐसा नहीं है कि यहां पे भी भैया घर तो छोटा ही मिलेगा, इतने सारे पैदा हो गए तो हमें क्या मतलब है कि यहां दूर दूर है. कहता नहीं यहां तो भर जाएंगे. कहता ये चाचा है, ताऊ है, ये फूफा है, फूफी, ये सारे एक साथ हो गए. नहीं, सारे घर में तो नहीं रहते. बुआ तो चली जाती है ना, आ जाती है. वो चिड़ी पड़ी है, कहता मेरे तो यहीं बैठी रहती है वक्त औरत. नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा. ओह शिट. मैंने ऐसी एक दिन क्लास में बोल दिया, ऐसी कुछ ऐसी क्लास में मैंने बोल दिया बुआ के बारे में. हरामखोर मेरा कजन पढ़ता था मेरी क्लास में. अब मेरी गलती है साले, तुम लेट पैदा हुए हो भाई. तुम मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है कि मेरे फूफा ने जो है तुम्हें लेट पैदा किया है, मगर तुम मेरे साथ के होते. अब मैंने तो क्लास में कुछ बोल दिया, उसने साले ने घर जाके बोल दिया. उसने मम्मी को मजाक मजाक में बताया, कहता भैया ने ना आज ऐसे जोक मारा. बुआ ने सीरियसली ले लिया. बुआ ने फूफा जी को बता दिया. फूफा जी फूल गए. फूफा जी ने पापा को बता दिया. पापा ने मेरी मम्मी को बता दिया. मेरी मम्मी मुझे बता रही है. तुझे क्या जरूरत है ऐसी बात करने की? मैंने कहा था टू मेक लाइटर क्लासरूम वी नीड टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ जोक्स. दिस इज नॉट अ जोक, इट अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. मैंने कहा क्या हो गया? तो बाबू पॉइंट ये है कि जो साइज है वो न्यूक्लियस का वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि यही न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उतने ही दूर दूर रहे जितने इस टाइम पे थे. टू मेंटेन दी न्यूक्लियर डेंसिटी, टू मेंटेन दी न्यूक्लियर डेंसिटी, ऑल दी न्यूक्लियस साइजेस आर डिफरेंट. यानी कि जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा न्यूक्लियस का वॉल्यूम. बोलो हाँ है ना? तो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास नंबर. नो टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन अ न्यूक्लियर डेंसिटी. समझ में आता है क्या? ये अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से प्रूव किया था. तो चलो ये कांस्टेंट हटा दिया, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू आ गया ए, प्रोपोर्शनलिटी a/3 आ गई, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट आ गया आर नॉट. This constant of proportionality is called as empirical constant whose value is 1.2 10 to the power minus 15 मीटर. को समझ में आ रहा है क्या? फिर वो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात चल रही थी. न्यूक्लियर डेंसिटी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस है मान लीजिए आर. बोलो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ जी. इस न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब के मासेस लगभग सेम है. अगर मैं आपसे बताऊं कि प्रोटॉन का कितना मास है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 10 की पावर माइनस 27 kg. और वहीं पे न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.6749 10 to the power minus 27 kg. यानी न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा भारी होता है. ये जो वैल्यूज है मैंने रीड कर रही है आपके पेज नंबर 26 पे से. उठाना एक बार जरा वैल्यूज पेज नंबर 26 पे से. बेटा पेज नंबर 26 निकालेंगे सारे. पेज नंबर 26 में जरा देखो सेकंड पॉइंट में वैल्यूज लिखी हुई, अंडरलाइन कर लो इन दोनों को. मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.6726 10 to the power minus 27 kg में ऑफ कोर्स. और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.6749 10 to the power minus 27. बोलो कौन थोड़ा सा ज्यादा भारी है? न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है. लेकिन अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक जाके देखूं तो वैल्यूज तो सेम ही हैं भाई. तो अपन तो मानकर चल रहे हैं कि सेम ही है. जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेंगे, बहुत ज्यादा प्रिसीजन की बात करेंगे, तब जाके हम इनका डिफरेंस उठाएंगे. अदरवाइज मेरे लिए मास ऑफ एवरी न्यूक्लियॉन इज फॉर एग्जांपल m. सही है क्या? तो मैं तो क्या लेके चलने वाला हूं? 1.67 10 to the power minus 27 लेने वाला हूं, वरना सबका मास सेम से मानकर चल रहा हूं.
अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर बाबू, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं? तो जवाब है इसके अंदर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, बिकॉज ए रिप्रेजेंट व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है केडिया? इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं? ए नंबर। ए इज व्हाट? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। केडिया बताना, एटॉमिक नंबर है कि नहीं है? हाँ देखो, ए कौन है यहां पे? मास नंबर है। मास नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हर प्रोटॉन का मास, हर न्यूट्रॉन का मास कितना है? तो बोलो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया एम ए। सही है कि नहीं? तो अगर ये टोटल मास हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? एम ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। अभी रदरफोर्ड थ्योरी से प्रूव किया कि आर की वैल्यू कितनी होती है? आर नॉट ए टू द पावर, तो वैल्यू डाल दी एम ए अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर, नहीं आर नॉट की पावर, हाँ सही तो है, आर नॉट क्यूब हो जाएगा और ए खाली बच जाएगा। सही है क्या? ए से ए क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 3/4 एम पाई आर नॉट क्यूब। अब क्या हमें आर नॉट की वैल्यू पता है? आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.2 10 टू द पावर। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है कितना है? 1.67। बुकलेट में देखो थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ा सा गलती है, वो मैंने ओवरराइट किया हुआ है, ओवरराइट किया हुआ है। यहां देखो वैल्यू डाली हुई है 3 इंटू क्या लिखा हुआ है? 9 नहीं है, वो काट रखा है, वो 1 कर रखा है, बट वो ढंग से कर दो। 3 इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस, वो मैंने ना पहले 9.1 लिख दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, तो मैंने काटा और ढंग से कटा नहीं मुझसे। बोलो बे, ये 1 है, ये समझ रहे हो? और नीचे कितना आ गया? 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 10 टू द पावर माइनस 15 का। समझ में आ रहा है क्या? इसे सॉल्व करा, ये आंसर आया 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम। सुनो, यहां पे मास नंबर क्या हो गया? कट गया। यानी जो डेंसिटी है वो मास नंबर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अगले देखो, अगले पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बोलो तो सही यार, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर प्रूव कर सकते हो। सही है क्या नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे आप ना नोट लिख भी सकते हो नीचे ऊपर कहीं पे, छोटा सा नोट लिख लो जहां न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ाया मैंने, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हीलियम टू द डेंसिटी ऑफ आयरन। तो आंसर क्या आएगा? लिख सकते हो क्या? अगर मुझसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हीलियम टू दी आयरन, हीलियम और आयरन की रेशो क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? 1:1। आंसर क्या होगा? 1:1। सही है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम टू दी आयरन, बोलो क्या होगा? आर का फॉर्मूला आर नॉट की पावर 1/3 होता है, यानी आर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय आर ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू ए ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय ए ऑफ आयरन की पावर 1/3। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज की पावर 1/3। सॉल्व कर लोगे क्या? तो ऐसे छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, जब आपको रेशो दे रखी होगी, आपको सॉल्व करना होगा। सही है क्या?
सो मैं इसे कंक्लूड कर देता हूं, मैंने जो पढ़ाया रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग थ्योरी को ही बेसिक मान के हमने अलग अलग शीट्स, अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती हैं, वो उन पे फास्ट मूविंग एनर्जी प्रोब्स डाले। प्रोब यानी कि आपने उस पे अल्फा भी डाला, आपने उस पे न्यूट्रॉन भी बम्बार्ड किया, आपने उस पे प्रोटॉन भी बम्बार्ड किया। क्योंकि देखो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं है, इट इज नॉट अ सॉलिड। एटम का तो साइज हमने बता दिया, तुमने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल में फलाने तरीके से साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम्स इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस जो कि वो बता रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज फिक्स नहीं है, न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होता है और अलग अलग किस स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो बड़ा न्यूक्लियस चाहिए होगा, और अगर कम नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो छोटा न्यूक्लियस चल जाएगा। सही है, तो ये हमने न्यूक्लियर साइज पढ़ा। अभी अपन बुकलेट के पेज नंबर आ गए हैं 26 पे, 26 पे है ना, 26 नंबर पे आ गए हैं हम लोग। चल सकते हैं क्या आगे? सारा थियोरेटिकल ही चल रहा है। पेज नंबर कौन सा आ गया? 26। वहां पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन होता कैसे है? न्यूट्रल होता है क्या? चलो, तो न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। वी आर ऑन पेज नंबर 26 बच्चों। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन अ प्रोटॉन, वो हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट छोड़ रहा हूं, फोर्थ पे आ रहा हूं। बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन, so neutrons have a low ionizing power. Being neutral, neutrons are not repelled or attracted by the nucleus, and the electrons of an atom, they are easily penetrate heavy nuclei and induce nuclear reaction. If you recall, आपने शायद 10th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जिसमें हम लोग बोलते थे कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, फिर उससे बैरियम क्रिप्टॉन निकला और बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट हुई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते थे। जैसे कि मान लीजिए हमने यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम इज यू पीपल नो इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। यूरेनियम ले लिया, प्रोक्टिटेनियम ले लिया, थोरियम ले लिया, पोलोनियम ले लिया, ये सारे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं। इन सब अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज के ऊपर मैंने क्या बम्बार्ड कराया? न्यूट्रॉन। और जैसे ही न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस पे बम्बार्ड हुआ, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब होने के बाद वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है। यानी कि न्यूट्रॉन डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो ना तो वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डिस्टर्ब होगा, ना वो नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिस्टर्ब होगा, और वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्डमेंट करा पाएगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर जाके उसे छेड़ना है, ये हमारा एटम है, एटम में यहां पे न्यूक्लियस ऐसे बम्बार्ड करना है, इसे डिस्टर्ब कराना है। तो मैंने कुछ फेंक के मारा, मैंने इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा, तो इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो यहां पे है उसे डिस्टर्ब हो जाएगा, या प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसकी जो आयनाइजिंग पावर है, यानी उसको जो डिस्टर्ब करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो मुझे इसे डिस्टर्ब करना है, आप समझ रहे हो? मुझे इसे क्या करना है? क्योंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी अल्फा बीटा गामा रे सिर्फ तभी निकल पाएंगे जब इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सुना है क्या तुम लोगों ने? नहीं सुना है क्या पहले कभी? तो अगर ये इसे अनस्टेबल बनाना है तो क्या करूं? इस पे बम्बार्डमेंट कराओ। बम्बार्डमेंट कराने के लिए हमने कहा प्रोटॉन फेंक के मार दो। आप प्रोटॉन फेंक के मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा पहले ही उसे, तो वो न्यूक्लियस तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा शायद, या डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका पार्ट डेविएट हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्या है? न्यूट्रॉन को फेंको, बिकॉज न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स से इफेक्ट नहीं होगा। वो सीधा न्यूक्लियस पे जाके उसे बम्बार्ड करवाएंगे जब उसको, तो सीधा न्यूक्लियस पे जाके टारगेट करेगा, न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देगा, और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो रेडियोएक्टिव डिके हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? तो पॉइंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आप लोगों में से किस बच्चे ने अल्फा बीटा या गामा डिके का नाम सुना है आज तक? सुना है? हाथ खड़ा करो यार, ऊपर हाथ खड़ा करो।
सबने मेरे ख्याल से सुना तो है ही, हाथ खड़ा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ पूछ ना ले, तो चलो शर्त रख दी कि नहीं पूछेंगे, बस हाथ खड़ा करो। अल्फा बीटा गामा डीके किसने सुना है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अल्फा बीटा और गामा डीके का मतलब होता है हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से, हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का निकलना। अल्फा का मतलब होता है He2 4, बीटा का मतलब होता है E-10 और गामा होता है न्यूट्रल 0 0। हम इसकी बात करना चाह रहे हैं E-10। E-10 इट्स समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन ओनली, मतलब बीटा पार्टिकल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। तो इमेजिन करो आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल हो गया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल कैसे हो गया बेटा? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल ऐसे हो गया कि उसके हमने कुछ बम्बार्डमेंट करा दिया। बम्बार्डमेंट मतलब क्या होता है? कि कुछ उसके ऊपर न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया। आप अनस्टेबल कैसे होते हो बताओ? आप लोग अनस्टेबल कैसे होते हो? आपके ऊपर कुछ बाहर से एनर्जीज आ जाती हैं तो आपको डिस्टर्ब करके चली जाती हैं। तो यहां भी तो कोई न्यूक्लियस के ऊपर हमने कुछ क्या कराया? बम्बार्डमेंट कराया। उसे हम बम्बार्डमेंट बोलते हैं, बम्बार्डमेंट कराया, यहां से बीटा डिके हो गया, ऐसे बोलते हैं बीटा डिके। क्या हो गया? बीटा डिके हो गया। बीटा डिके में क्या निकला? E-10 यानी इलेक्ट्रॉन निकला। अब सवाल था कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। भाई अगर हमने एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर हमने कुछ बम्बार्डमेंट कराया, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा दिया। ये क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। जैसे ही अनस्टेबल हुआ इसके अंदर से क्या निकला? बीटा पार्टिकल निकला। इसे बोलते हैं बीटा डिके। अगर इसमें से गामा निकलता उसे बोलते हैं गामा डिके। अगर इसमें से हीलियम निकलता, अल्फा पार्टिकल निकलता, उसे बोलते हैं अल्फा डिके। 3 प्रकार का डिके हो गया, अल्फा बीटा। लेकिन बीटा को समझो, बीटा एक इलेक्ट्रॉन जैसा है। बीटा कैसा है? तो क्या मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन था? आंसर है नहीं। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से कन्वर्जन होती है, आई एम सॉरी, न्यूट्रॉन से कन्वर्जन होती है प्रोटॉन की, यानी उसको बोलते हैं N2P कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? N2P कन्वर्जन। दोबारा से सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आया। हमने बोला रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जब अनस्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल किया उसे? हमने उसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा दिया। जैसे मैंने उसमें बम्बार्डमेंट करवाई, वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होकर उसने अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, उसे हमने बोल दिया अल्फा डिके। बीटा पार्टिकल निकला, बीटा डिके। गामा पार्टिकल निकला, गामा डिके। मैं कह रहा हूं सिर्फ बीटा पार्टिकल की बात करो, बीटा डिके की बात करो। बीटा पार्टिकल को जब एनालाइज किया गया तो बीटा पार्टिकल ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रॉन था, तो हमने बोला यार इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन निकला है। यानी क्या मतलब? न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन था क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकला है। तो जवाब है नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही थे। लेकिन जब हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उस वक्त न्यूट्रॉन जो होता है अंदर पड़ा हुआ, वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था उस वक्त एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ उस वक्त एक बीटा पार्टिकल बनता है। यानी बीटा पार्टिकल अंदर नहीं होता। बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता, कब निकलता बीटा पार्टिकल बाहर? जब हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हु सेइंग दिस कि कन्वर्ट हो, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और जब हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उस वक्त डिसइंटीग्रेशन टूटने के वक्त में हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के टर्म्स में कन्वर्ट होता है। अगर न्यूट्रॉन है तो N01 लिखा जाता है इसको, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो P11 या H11 भी लिख सकते हैं। नॉट टू बैलेंस इट, यहां पे मैंने बना दिया E-10। बोलो सही है? इसे बोलते हैं सॉडी फजान रूल, बैलेंसिंग ऑफ एटॉमिक मासेस एंड मास नंबर। देखो यहां पे 0 प्लस यहां पे 0 है, यहां पे 1 - 1 0 हो गया, यहां पे 1 है, यहां पे 1 + 0 1 हो गया। लेकिन बीटा पार्टिकल यानी E-1 के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। क्या निकलता है? और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको न्यूट्रॉन्स पढ़ा रहा हूं, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि साहब न्यूट्रॉन जो होता है ना उसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और चूंकि न्यूट्रल होता है
तो आयनाइजिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा होती है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करना है तो क्या करो, न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर दो। तो भाई न्यूट्रॉन सबसे बेस्ट कैरेक्टर था कि भाई न्यूट्रॉन को फेंक के मारो, वो किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल नहीं होगा, वो सीधा जाके न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्ड होगा। जैसे ही बम्बार्ड होगा वो अंदर से बीटा पार्टिकल निकालेगा। तो बीटा पार्टिकल निकालेगा यानी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी क्या हमारी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है? जवाब है नहीं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल नहीं है। तो वो बनता है हां जब हमारा न्यूक्लियस टूटना शुरू होता है, उस वक्त हमारा न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उस कन्वर्जन के दौरान बीटा पार्टिकल का यानी E-1 का जन्म होता है और उसकी बैलेंसिंग के लिए उसके साथ एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। जब भी हमारा बीटा पार्टिकल बनेगा उसकी बैलेंसिंग के लिए हमेशा क्या आएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो जरूर बनता है। और बहुत सारी एनर्जी किसी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, चाहे अल्फा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, चाहे गामा डीके हो। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रॉन्स। मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? और यहां पे मैंने थर्ड पॉइंट में पढ़ाया न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन। लिखो वहां पे, वो है क्या? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन है। बच्चों ये कौन है? E-1 0 ये कौन है? ये बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसलिए तुम्हारी बुकलेट में एक लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ना चाहूंगा। इनसाइड न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, इनसाइड न्यूक्लियस a neutron is stable but outside it is unstable. Free neutron spontaneously decays into proton and electron and अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन है? वो बीटा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन के नीचे लिख लो ये बीटा पार्टिकल है। यही कौन है? ये बीटा पार्टिकल है। और उसमें बोला विद द मीन लाइफ ऑफ 10⁻³ सेकेंड, यानी बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि एकदम बना और डिसइंटीग्रेट हो गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। You guys need a break?